नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुबह की बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं रीनू और सबसे पहले बात हम करेंगे दमोह में 17 अप्रैल को उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है। कोरोना काल में वोटिंग के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए जो स्लोगन लिखे गए हैं वो हैरान करने वाले हैं। स्वीप प्लान के तहत वोटिंग परसेंट बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और इसके लिए स्लोगन लिखा गया है, कोरोना से नहीं डरेंगे, मतदान हम जरूर करेंगे। एक तरफ कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर लॉकडाउन लगाया जा रहा है, वहीं लोगों से कोरोना गाइडलाइन के पालन की अपील भी की जा रही है। ऐसे में इस तरह के स्लोगन पर सवाल उठना लाजमी है। दरअसल होना ये चाहिए था कि लोगों को कोविड नियमों के पालन के साथ वोटिंग की अपील की जानी चाहिए थी। जगह जगह सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं, वोटर ग्रुप पॉइंट बनाए गए हैं। हालांकि लोगों से मास्क पहनने की भी अपील की गई है। तो दमोह उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी कर दी हैं। लगातार फैलते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर चुनाव के दौरान बूथ पर मास्क, फेस शील्ड और ग्लव्स का इस्तेमाल किया जाएगा। किसी तरह का कोई संक्रमण नहीं फैले, इसके लिए सभी मतदाताओं के लिए तापमान की जांच की जाएगी। बूथ पर ही सैनिटाइजर, साबुन और पानी की व्यवस्था भी की जाएगी। चुनाव आयोग ने मतदान केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं और इसके अलावा लंबी लंबी लाइनों से बचने के लिए टोकन प्रणाली अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। मतदान केंद्र को सैनिटाइज किया जाएगा। 80 साल से ज्यादा उम्र के मतदाता डाक मतपत्र इस्तेमाल कर सकेंगे। मतदान का समय भी 1 घंटे बढ़ा दिया गया है। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक हो सकेगा और उपचुनाव 17 अप्रैल को होना है। बिना इंजेक्शन के लोग मर रहे हैं। ऐसे हालात में प्रदेश के स्वास्थ्य तो कोरोना काल में स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी के दमोह में प्रचार को लेकर सियासत गर्मा गई है। कई कांग्रेसी नेताओं ने प्रभुराम चौधरी पर निशाना साधा। वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि स्वास्थ्य मंत्री लगातार जनता के संपर्क में हैं और अस्पतालों से भी फीडबैक ले रहे हैं। में इस बिना इंजेक्शन के लोग मर रहे हैं। ऐसे हालात में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी मध्य प्रदेश से गायब हैं। मैं ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहा हूं जो ये बता दे कि पिछले 8 दिनों के अंदर स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने दमोह छोड़कर प्रदेश के किसी भी शासकीय अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेजों में दौरा किया हो, समीक्षा बैठक की हो या कोई जांच की हो या लोगों को लाभ दिया हो। ऐसे व्यक्ति को मैं अपनी तरफ से 11,001 रुपए का इनाम देना चाहता हूं। मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जनता के बीच में है, जनता के साथ में है, जनता से लगातार प्रत्यक्ष और फोन पर संवाद भी कर रहे हैं, अस्पतालों के हालचाल ले रहे हैं, बाकी समाधान देने का काम कर रहे हैं। आपस में बटी और जनता से कटी कांग्रेस पार्टी के नेता कमलनाथ जी, पीसीसी के अध्यक्ष, कहाँ नजरत रहते हैं अपने ही आंदोलन अभियानों में, बैठकों में, तमाम प्रकार की गतिविधियों में। खुद के नेता की तरह हाल चाल ले लिया करें पीसीसी के लोग। और श्रीमान स्वास्थ्य मंत्री महोदय पीसीसी में तो आके नहीं बैठेंगे। प्रभुराम चौधरी, उनका पता ही नहीं 15 दिन से। प्रभु मतलब भगवान मिल जाएंगे कि ढूंढने जाएंगे, लेकिन प्रभुराम चौधरी नहीं मिल रहा स्वास्थ्य मंत्री, तो कहाँ से इलाज होगा। और दूसरे मंत्री प्रद्युम्न तोमर, वो मरीज बन के गए ग्वालियर के अस्पताल में, तो कि मुझे टेस्ट कराना है, इलाज कराना है, तो वहाँ कह दिया प्रबंधकों ने यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं। ये मंत्री की जब ये हालत है तो बाकी क्या होगी। और मैं विधायक जा रहा हूँ कि भाई ये फ़ोन कर रहा हूँ कि इनको मरीजों को आप जगह दीजिए, इनको एडमिट कीजिए। रात को हमीदिया अस्पताल में फ़ोन किया, उनका भेज दीजिए। जब वहाँ गए वहाँ से वापस कर दिया, उसकी 70 से 30 हो गई। ऊपर तो निर्णय ले लेते हो, लेकिन नीचे आपका जो प्रशासनिक ढांचा है वो उसको इम्प्लीमेंट कतई नहीं कर रहा है। दूसरा लॉकडाउन होता है, प्लम्बर जा रहा है, कोई दूसरा ऐसे ही अपने उसके लिए जा रहा है। जिन चीज़ों की ज़रूरत है तो उसको अलाउ करो। ये पुलिस ज़बरदस्ती नहीं करे, उनको बंद नहीं करे, उनको फाइन नहीं करे। भाई कोरोना कर्फ्यू है, तो इसमें अगर कहीं किसी की आवश्यकता है तो इसमें थोड़ी आप उसको डंडों से मार रहे हो, उसको बंद कर रहे हो, उसको फाइन कर रहे हो। ये सब नहीं होना चाहिए। ये भी लोगों के सुझाव आए। तो मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़े केस। प्रदेश में 5,939 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। कोरोना को 3,306 मरीजों ने मात दी। कोरोना से अब तक 24 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में कुल 35,316 एक्टिव केस बचे हैं। इंदौर में 919 पॉजिटिव मामले, 5 की मौत।
626 स्वस्थ हुए। भोपाल में 792 पॉजिटिव मामले, 1 की मौत, 646 स्वस्थ हुए। और इस तरीके से कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं, लेकिन आज जो रिकवरी रेट आया है वो थोड़ा सा सुकून देता है। तो प्रदेश में कुल 35,000 के पार मामले हैं। आपको बता दें कि 5,939 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना से मौत का मामला भी सामने आया है। एक्टिव मरीजों की जो संख्या है वो 35,316 है। तो इंदौर में 919, भोपाल में 792 केस सामने आए हैं। प्रदेश में कुल 35,316 एक्टिव केस है जिनका इलाज किया जा रहा है। और इस तरीके से कोरोना के जो रिकवरी रेट है वो भी थोड़ी सी राहत देने वाला है। और भोपाल से खबर है, जहां लॉकडाउन के उल्लंघन पर एक्शन में कबाड़ खाना इलाके में कार्रवाई, युवकों को बनाया गया मुर्गा। पुलिस ने मुर्गा बनाकर सजा दी। कबाड़ खाना इलाके में कार्रवाई की गई है। भोपाल से बड़ी खबर है, जहां लॉकडाउन के उल्लंघन पर एक्शन लिया गया है। कबाड़ खाना इलाके में युवक इकट्ठा हुए थे, जहां पर पुलिस ने कार्रवाई की और युवकों को मुर्गा बनाया गया। जब मना किया जा रहा है कि सभी लोग घर में रहें, ऐसे एकत्रित ना हो, तो यहाँ पर फिर भी कबाड़ खाने में लोग पहुंचे हुए थे। सब कुछ बंद करवा दिया गया है। उसके बावजूद कबाड़ खाना क्यों खुला था, ये पूछताछ की गई है, सख्ती दिखाई गई और उसके बाद जो वहां पर युवक मौजूद थे उनको सजा भी दी गई। उनको मुर्गा बनाया गया, मुर्गा बना के उनको चलवाया गया और सख्त हिदायत दी गई है कि अब जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक कुछ भी नहीं खुल रहा है, तो कबाड़ खाना भी नहीं खुलेगा। प्रदेश में करीब करीब बेकाबू हो चुके कोरोना संक्रमण के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फिर कहा कि पूरे प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन लगाना ही सिर्फ समाधान नहीं है। शहरों में लॉकडाउन नहीं बल्कि कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। इसमें कई तरह की छूट दी गई है। सीएम ने कहा कि उद्योग चलते रहेंगे, टीकाकरण पूरी ताकत से चलेगा, आईटी बीपीओ अपना अपना काम करते रहेंगे, आर्थिक गतिविधियां चालू रहेंगी, लेकिन जनता को खुद फैसला करना होगा कि वह घर से बाहर ना निकले। मुख्यमंत्री ने कहा कि संक्रमण से लड़ाई जनता की मदद के बिना नहीं जीती जा सकती है। राजधानी के हमीदिया अस्पताल में 250 बिस्तर बढ़ रहे हैं। निजी अस्पताल आरकेडीएफ में भी बिस्तरों की संख्या बढ़ाई गई है। अब ये देखना है कि जो बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जा रही है क्या ये काफी होते हैं मरीजों के लिए या नहीं। लॉकडाउन समस्या का समाधान नहीं है और मध्य प्रदेश में लॉकडाउन नहीं है कहीं भी। ना पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लगाया जाएगा। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने कुछ जगह जनता से चर्चा करके स्वतः स्फूर्त ये कहा कि संक्रमण की चेन ब्रेक करने के लिए हम घरों में रहेंगे और कुछ गतिविधियां नहीं करेंगे। स्थानीय स्तर पर जिन नगरों ने तय किया है वो कोरोना कर्फ्यू है, वो लॉकडाउन नहीं है। और कई गतिविधियों की छूट है उसमें। अन्य राज्य से माल का आवागमन हो, मेडिकल की दुकानें हो, राशन की दुकानें हो, अस्पताल, नर्सिंग होम, पेट्रोल पंप, बैंक, एटीएम, दूध, सब्जी की दुकानें, उद्योगों में मजदूर, माल आदि का आवागमन, उद्योग चलते रहेंगे। कोरोना को लेकर राज्यपाल और सीएम शिवराज के साथ ही सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें कोरोना संकट पर मंथन किया गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए लोगों को खुद आगे आने की अपील की है। उन्होंने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जन जागरूकता की जरूरत बताई, लोगों से घर में रहने की अपील की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश व्यापी लॉकडाउन नहीं लगेगा, लोगों की रोजी रोटी प्रभावित नहीं होने दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण नए रिकॉर्ड बना रहा है। मार्च के तीसरे और चौथे सप्ताह में संक्रमण दर में आई तेजी थमने का नाम नहीं ले रही है। अप्रैल माह में हाल और बेहाल हो चुके हैं। रविवार के दिन भी 10,000 से अधिक नए मरीज छत्तीसगढ़ में मिले हैं, तो वहीं 2,833 से अधिक मरीजों के साथ ही रायपुर पहले नंबर पर लगातार बना हुआ है।
दुर्ग जिले में संक्रमण कम होने का नाम नहीं ले रहा। 24 घंटे में दुर्ग जिले में लॉकडाउन के 5वां दिन होने के बाद भी 1650 नए मामले सामने आए हैं। बात अगर राजनांदगांव और बिलासपुर जिले में संक्रमण की करें तो यहां पर भी संक्रमण से हाल बेहाल है। रविवार को राजनांदगांव में 759 और बिलासपुर में 624 नए मामले सामने आए। बालोद, बेमेतरा, रायगढ़, कोरबा, बलौदाबाजार, जांजगीर जैसे जिलों में भी संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते 24 घंटे में प्रदेश भर में 10,521 नए मामले सामने आए। वहीं 24 घंटे में 82 लोगों की मौत हुई है, जबकि 24 घंटे में 5,707 लोगों ने कोरोना को मात दी। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 90,277 हो गई है। और छत्तीसगढ़ में कोरोना का जो संक्रमण है काफी तेजी से फैल रहा है। अस्पतालों में स्टाफ की कमी के चलते संसाधनों की भी कमी है। ऑक्सीजन युक्त बिस्तर, ऑक्सीजन की कमी के साथ ही पर्याप्त स्टाफ विभाग के पास नहीं है। खुद स्वास्थ्य मंत्री भी इस बात को मानते हैं, स्वीकार कर रहे हैं। साथ ही विभाग ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर 60 करोड़ रुपए की राशि का प्रस्ताव भेजा है, जिसकी कोविड महामारी के दौर में संसाधनों की कमी को पूरा किया जा सके। वहीं इस महामारी के संक्रमण के बाद मौत के आंकड़े भी बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से यह भी माना जा रहा है कि संक्रमित लोग देरी से अस्पताल पहुंच रहे हैं। जा सकते हैं कि समय से जल्दी आए। 31%, 41% ऐसे लोग हैं जो इन कारणों से मृत हो जा रहे हैं, समय से पहले मृत हो जा रहे हैं। 1000 आईसीयू के बिस्तर ये समय है कि हम छत्तीसगढ़ में लगा सकते हैं। सेस फंड भी हमारे पास उपलब्ध है। इंफ्रास्ट्रक्चर 61 करोड़ रुपया मानव संसाधन के लिए आईसीयू के लिए लगेगा, वो भी निवेदन किया है कि अगर हम दे दें। और स्टाफ जो कम है पहले भी मेडिकल कॉलेजेस में, मेडिकल अस्पतालों में, ये जब अस्पताल बने थे 600 बिस्तर के लिए बने थे। आज 1200-1250 पेशेंट यहाँ हैं और 600 बिस्तर के हिसाब से भी जितना स्टाफ होना चाहिए वो नहीं है। छत्तीसगढ़ में कोरोना की वजह से हो रही मौत को लेकर बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी सांसद ने कहा है कि जांच में देरी की वजह से संक्रमितों की मौत हो रही है। सुनील सोनी ने कोरोना से निपटने में प्रदेश सरकार को पूरी तरह फेल बताया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना से बिगड़ते हालात के बीच केंद्रीय टीम छत्तीसगढ़ के दौरे पे है। केंद्रीय टीम के प्रमुख ने रायपुर के सांसद सुनील सोनी से मुलाकात कर लंबी और विस्तार से चर्चा की। हमारे साथ चर्चा करने के लिए रायपुर सांसद सुनील सोनी हैं। सर, केंद्रीय टीम के प्रमुख ने आपसे मुलाकात की, क्या स्थिति है, उनकी रिपोर्ट क्या कहती है? देखिए, परसों जो रायपुर जिले को देख रहे हैं डॉक्टर निशांत, उनसे रात के मुलाकात हुई थी। कल केंद्र सरकार के जॉइंट सेक्रेटरी हैं तबका जी, वो आए थे और उनसे बहुत लंबी चर्चा हुई है। और वो टीम 11 टीम बनाए हैं, 11 जिलों के अंदर में टीम काम कर रही है। स्वयं जो है वो तबका जी अभी तक के 5 जिले जा चुके थे कल तक। आज 2 जिले का उनका दौरा है। तो ये वहाँ पर 4 चीज़ें देख रहे हैं। एक, वहाँ के कलेक्टर से बात, अधिकारियों से बात, सीएमएचओ से बात, हेल्थ वर्कर से बात, और वहाँ पे कितना कोरोना फैला है, कितनी टेस्टिंग हुई है, कितनी मृत्यु हुई है, और फिर फील्ड में जाकर कि उस घर के अंदर में जहाँ मृत्यु हुई है उनसे बातचीत कर रहे हैं कि मृत्यु का कारण क्या है। तो कुल मिलाकर एक चीज़ आई है जो महत्वपूर्ण है कि आज टेस्टिंग करवाना चाहिए, और सरकार को हम भी सहयोग करेंगे। जितने निकलते हैं निकले, संख्या बढ़ रही है, हम आलोचना नहीं करेंगे। अधिक टेस्टिंग होगी, अधिक संख्या निकलेगी, लेकिन एक बार छटनी हो जाएगी। लेकिन इसके साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि वो टेस्टिंग रिपोर्ट जो है वो हर हालत में उसी दिन 9 घंटे के अंदर में आए। होता यह है कि 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन में टेस्टिंग का रिपोर्ट ना आने के कारण मरीज गंभीर हो रहा है। ये जो है केंद्रीय टीम का एक सबसे महत्वपूर्ण जो उसको पकड़ा है कि रिपोर्ट अगर जल्दी मिलेगी, इलाज होगा तो लोग स्वस्थ हो जाएंगे। और सभी लोगों से भी मेरा आग्रह है इस बात का कि घबराएं मत, टेस्टिंग करवाएं। आप जितना लेट करेंगे उतना आपको नुकसान होना है। अस्पताल नहीं मिलना है, ऑक्सीजन नहीं मिलना है, वेंटिलेटर ख़त्म हो गए हैं, तो हम इस दिशा में बढ़े क्यों। और साथ में एक वैक्सीन का अभियान चलाना चाहिए कि हम अधिक से अधिक लोगों को, कितने लोगों को वैक्सीन लगा सकते हैं, इस ओर बढ़ना चाहिए।
मतलब ये है कि जो स्थितियां बिगड़ रही है उसे पे अभी भी काबू पाया जा सकता है, बशर्ते ईमानदारी से धरातल पे और लगन के साथ काम किया जाए, तब जाके स्थिति भयावह होने से बच सकती है। बहरहाल देखना होगा कि छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की इस तेजी पे कहां और कब जाके लगाम लग पाती है। न्यूज़ 18 के लिए अवधेश मिश्रा, रायपुर। और उज्जैन से आई लापरवाही की तस्वीरें, जहां चिमनगंज मंडी में लगी ग्राहकों की बड़ी लंबी कतारें। भीड़ लगी है। यहाँ पर थोक मंडी में पहुंचे हजारों लोग, नियमों की धज्जियां उड़ी। 400 से ज्यादा मामले रोजाना सामने आ रहे हैं। उसके बावजूद यहाँ पर आप देखिए तस्वीरें, उज्जैन की तस्वीरें हैं, जहाँ पर लापरवाही की भीड़ देखने को मिल रही है। मंडी में, चिमनगंज मंडी में ग्राहकों की भारी भीड़ यहाँ पर देखने को मिली। और संवाददाता आनंद निगम जुड़ गए हैं। आनंद, लॉकडाउन के दौरान भी देखा जा रहा है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं। बिल्कुल रेनू, देखिए कोरोना जो गाइडलाइन कलेक्टर ने यहाँ पर जारी की थी उसका बिल्कुल ही अनदेखी की जा रही है। और ऐसे में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि फुटेज साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पर भीड़ इकट्ठा किए हुए हैं। लेकिन इस बीच उज्जैन कलेक्टर ने जो गाइडलाइन जारी की थी, उन्होंने उसमें साफ तौर पर कहा था कि सिर्फ जो है व्यापारी ही मंडी में जा सकेंगे, आम लोग नहीं जा सकेंगे, चूंकि फेरी वाले को उन्होंने छूट दे रखी है घर तक सब्जियों को पहुंचाने के लिए। लेकिन लोग हैं कि लापरवाह हैं इस कोरोना संक्रमण काल में भी, और ऐसे में लोग यहाँ पे निकल रहे हैं और बड़ी संख्या में मंडियों तक पहुंच के यहाँ पर भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि जब ये जो है तस्वीरें तब हैं जब रोजाना तकरीबन 200 मरीज उज्जैन में निकल रहे हैं। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा यहाँ पे लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले अगर एक हफ्ते की बात करें तो 1197 मरीज यहाँ पर डिटेक्ट हुए हैं। ऐसे में ये बड़ी लापरवाही है और इस लापरवाही को प्रशासन को रोकना होगा, वरना आने वाला समय जो है और भयावह हो सकता है। जी, तो क्या किसी जिम्मेदार अधिकारी की नजर नहीं गई? क्या यहाँ पर किसी ने कोई शिकायत नहीं की है कोई? क्योंकि जिस तरीके से भीड़ बढ़ रही है आनंद, यदि इसी तरीके से गाइडलाइंस की अवहेलना होती रहेगी तो जाहिर सी बात है आज 200 मामले सामने आ रहे हैं, आगे और ज्यादा मामले सामने आएंगे। बिल्कुल रेनू, देखिए ये बड़ा मामला है, चूंकि अगर सब्जी मंडी में इसी तरह से लोग इकट्ठा होते रहे, वो भी लॉकडाउन के समय जब लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, और ऐसे में जब संक्रमण लगातार तेजी से बढ़ रहा है और जब लोग भीड़ लगाएंगे तो बिल्कुल एक ही संक्रमण बढ़ेगा और लोगों की संख्या जो है संक्रमितों की बढ़ेगी। ऐसे में जो है अधिकारियों को जरूर देखना होगा, चूंकि जो तस्वीरें आई हैं वो उज्जैन कलेक्टर तक पहुंचा दी गई है। ऐसे में उनसे कहा भी गया है कि किसी भी तरह से लोगों को वहां जाने से रोके, और मंडी में जिस तरह से भीड़ लग रही है और आम लोगों को यहाँ से जाने से रोकना ही होगा, नहीं तो ये आने वाला समय और भी यहाँ पर चिंताजनक स्थिति बनने को बिल्कुल साफ तौर पे दिखाई देगी। बिल्कुल बिल्कुल आनंद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कलेक्टर को शिकायत कर दी गई है, तस्वीरें भी भेज दी गई हैं कि किस तरीके से लापरवाही की गई। देखना यह है कि इस पर क्या एक्शन लिया जाता है ताकि आगे के हालात काबू में रहें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच सीएम भूपेश बघेल ने इस मुद्दे पर चर्चा की। सीएम ने चिकित्सा विशेषज्ञों से बढ़ते संक्रमण को रोकने के उपायों पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग जिले के चिकित्सा विशेषज्ञों से बातचीत हुई और इस मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी शामिल रहे। इसके अलावा मुख्य सचिव अमिताभ जैन समेत सूबे के तमाम आला अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए। तो छत्तीसगढ़ में रेमडेसिविर दवा की कमी ना हो, इसके लिए सीएम भूपेश बघेल ने मुख्य सचिव को निर्देशित किया है कि दवा का उत्पादन करने वाली कंपनियों से बातचीत की जाए। सीएम ने वरिष्ठ अधिकारियों को इस संबंध में बातचीत करने के लिए हैदराबाद और महाराष्ट्र भेजने के निर्देश दिए। साथ ही इस बात की जानकारी सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट करके दी है। देखिए, ट्वीट भी आप देख पा रहे होंगे। कोरोना प्रोटोकॉल के पालन में कमियों को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने अतिरिक्त मुख्य सचिव रेणु पिल्ले को चिट्ठी लिखी है, जिसमें छत्तीसगढ़ के कई जिलों में कोरोना नियमों का पालन नहीं करने पर चिंता जताई गई है। गौरतलब है कि केंद्रीय टीम ने छत्तीसगढ़ में स्थिति का जायजा लिया था और उसने फीडबैक भेजा है। केंद्रीय टीम ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि प्रदेश में कोरोना के नियमों का पालन नहीं हो रहा है। रायपुर और जशपुर में कंटेनमेंट जोन में ढिलाई बरती जा रही है। कोरबा में सही ढंग से कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग नहीं हो पा रही है। कोरबा, दुर्ग और बालोद में आरटी-पीसीआर टेस्टिंग कम हो रही है, तो वहीं दुर्ग में एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाने का सुझाव दिया गया। रायपुर, दुर्ग, बालोद और महासमुंद में सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश दिए गए। साथ ही स्थिति को देखते हुए ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर योजनाएं बनाने की बात कही गई। छत्तीसगढ़ प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अंबिकापुर में कोरोना को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। मंत्री ने कोरोना की रोकथाम के लिए लॉकडाउन को गैर जरूरी बताया। कोरोना
कोरोना का निदान लॉकडाउन से हो ही नहीं सकता। ये तो सर्दी, खांसी, मलेरिया इत्यादि जो हमारे बीच में रहता है, वैसे ही ये बीमारी हमारे बीच में आने वाले सालों तक रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी का आत्मनिर्भर भारत का आह्वान देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक अहम मोड़ पर आया है। नेटवर्क 18 की पहल की और आईटीसी द्वारा प्रस्तुत इस खास पेशकश स्वाभिमान भारत में हम आपके लिए देश भर से ऐसी कहानियां लेकर आते हैं जो आत्मनिर्भरता का बेहतरीन उदाहरण पेश करती हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का गठन 1958 में 3 अलग-अलग सरकारी विभागों को मिलाकर किया गया था। ये केवल 10 प्रयोगशालाओं के साथ एक छोटे संगठन के रूप में शुरू हुआ था। In the beginning, it was more on the inspection and then more on the scientific research, and then from there it moved to the technology development, and then later the systems development. In the 1980s, in fact, when Dr. APJ Abdul Kalam, when he became the director of DRDL, the first major program of DRDO as a program development has been taken up. That is the Integrated Guided Missiles Development Program, wherein 5 missiles, the Prithvi, Agni, Akash, Trishul and Nag development has been taken up. कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए अपना योगदान देते हुए DRDO ने लगभग 75 उत्पादों का निर्माण किया जो वायरस से निपटने और रोगियों का इलाज करने में मदद करते हैं। DRDO का लक्ष्य न केवल एक आत्मनिर्भर राष्ट्र का निर्माण करना है, बल्कि इसे रक्षा उपकरणों का बड़ा निर्यातक बनाना भी है। यकीनन इन्हें स्वाभिमान भारत का शानदार उदाहरण कहा जा सकता है। हमारी खास सीरीज आईटीसी की प्रस्तुति और नेटवर्क 18 की पहल स्वाभिमान भारत में ऐसी ही और सफलता की भरी कहानियों को आपके लिए लेकर फिर हाजिर होंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में